मित्रों नमस्कार। मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी छत्तीसगढ़ में इतिहास विभाग के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। मित्रों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रतनपुर में जो कलचुरी वंश था उसका इतिहास के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। मित्रों, जो रतनपुर के कलचुरी वंश थे उनकी राजधानी थी कोसगई। कोसगई वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको छुरी कहते हैं। रतनपुर के कलचुरी वंश को वर्तमान राजधानी क्या थी? छुरी है। जो वर्तमान में उनको हम छुरी कहते हैं, उस समय उनको कहा जाता था कोसगई। रतनपुर के कलचुरियों की जानकारी वाहरेंद्र साय के रतनपुर एवं कोसगई शिलालेख से प्राप्त होती है। जो रतनपुर के कल्चर की जो जानकारी है वह हमें कहाँ से मिलता है? वाहरेंद्र साय के रतनपुर एवं कोसगई शिलालेख से प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो कल्चरियों की जो अंतिम इतिहास की जानकारी हरि ब्रह्मदेव के रायपुर व खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। आरंभिक जानकारी हमें वाहरेंद्र साय के रतनपुर एवं कोसगई शिलालेख से प्राप्त होती है एवं अंतिम कलचुरियों के बारे में जानकारी हमें हरि ब्रह्मदेव के रायपुर व खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। इसमें हम प्रमुख शासक को देखेंगे तो प्रमुख शासक थे वाहरेंद्र साय, जो 15वीं शताब्दी के अंत से 1544 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पहला है वाहरेंद्र साय, दूसरा है कल्याण साय 1544 से 1581 ईस्वी। पहला है वाहरेंद्र साय, दूसरा है कल्याण साय और तीसरा नंबर में है आपका लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के जो पुत्र थे तखत सिंह, ठीक है, लक्ष्मण साय के पुत्र थे तखत सिंह। इन्होंने जो है 1685 से 1689 ईस्वी तक शासन किया और उसके बाद तखत सिंह के पुत्र थे राज सिंह, ठीक है, जिन्होंने 1689 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तखत सिंह के जो भाई थे सिरदार सिंह, इन्होंने 1713 से 1732 ईस्वी तक, और उसके भाई जो थे सिरदार सिंह के जो भाई थे रघुनाथ सिंह, इन्होंने भी 1732 से 1745 तक शासन किया। उसके बाद मोहन सिंह ने शासन किया 1745 से 1758 तक। इस प्रकार ये पूरा प्रमुख शासक हुए रतनपुर के कलचुरी वंश के। दोस्तों, एक बार हमसे फिर से देखेंगे वाहरेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। तो पहला नंबर का जो है आपका प्रमुख शासक हुए, पहला नंबर में जो जिनको हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण शासक थे वह है आपका वाहरेंद्र साय, या उसी को बोलते हैं बाहर साय, 15वीं शताब्दी के अंत से लेकर 1544 ईस्वी तक। 15वीं शताब्दी के अंत में रतनपुर में वाहरेंद्र साय नामक राजा के राज्य करने की सूचना जो हमें मिलती है। 15वीं शताब्दी के अंत में रतनपुर में वाहरेंद्र साय नामक राजा के राज्य करने की सूचना मिलती है। वाहरेंद्र साय का एक शिलालेख रतनपुर 1595-96 ईस्वी तथा 2 शिलालेख कोसंगा 1513 ईस्वी से प्राप्त हुआ है। जो वाहरेंद्र साय के 2 शिलालेख जो है रतनपुर से मिला है, एक शिलालेख जो है रतनपुर से मिला है और 2 शिलालेख जो है कोसंगा से मिला है। इसमें जो रतनपुर का शिलालेख है 1495-96 का है और कोसगई का जो कोसंगा कोसगई का जो 1513 ईस्वी में, ये जो अभिलेख है वह तिथि विहीन अभिलेख है। दोस्तों, एक कोसगई कहाँ से मिला है? छुरी कोसगई गढ़ से ही मिला है, वर्तमान में छुरी से मिला है, ठीक है। वाहरेंद्र साय रतनपुर का, वाहरेंद्र साय रत्नदेव का पुत्र था। जो वाहरेंद्र साय था दोस्तों, वह किनका पुत्र था? रत्नदेव का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी को रतनपुर से कोसंगा छुरी स्थानांतरित किया था। किसने? वाहरेंद्र साय ने, जो 15वीं शताब्दी के अंत से 1544 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने क्या किया था? इनका एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम देखेंगे तो वाहरेंद्र साय रत्नदेव का पुत्र था
और इसने क्या किया था, अपनी राजधानी को रतनपुर से कोसंगा छुरी मतिरंगा स्थापित किया था। इसके मंत्री का नाम था माधव था मित्रों। कोसगई शिलालेख के अनुसार बाहर शाह के शासनकाल में हाथी पकड़ने हेतु पठानों का आक्रमण हुआ था। इनके शासनकाल में क्या हुआ था मित्रों, भारतेंद्र शाह के शासनकाल में या बाहर शाह के शासनकाल में पठानों ने आक्रमण किया था। क्यों किया था, हाथी पकड़ने हेतु, क्योंकि यहाँ हाथी बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे तथा राजा को कोसंगा दुर्ग कोसगई किला में आश्रय लेना पड़ा था। जब इन्होंने पठानों ने आक्रमण किया तो राजा को शरण लेना पड़ा था कोसगई किला में। वारेंद्र शाह ने पठानों को पराजित कर उन्हें सोन नदी तक खदेड़ दिया था, लेकिन ये पठान पराजित हो गए और इन्होंने राजा ने उनको सोन नदी तक जो है पराजित सोन नदी तक खदेड़ दिया। इस प्रकार उसने अपनी राजधानी को फिर उसने क्या किया, फिर उसने अपने फिर राजधानी को परिवर्तित किया, रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित किया था। ये किसने, वारेंद्र शाह ने। उसने चैतुरगढ़ के किले लाफागढ़ में महिषासुर मर्दानी का मंदिर, कोसगई में कोषागार बनवाया तथा रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था। इस प्रकार मित्रों इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। वारेंद्र शाह ने किया, चैतुरगढ़ के किले का निर्माण किया था, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दानी का निर्माण करवाया, कोसगई में कोषागार बनवाया और रतनपुर में महामाया मंदिर का सभागृह का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। वारेंद्र शाह ने वीर नारायण सिंह के पूर्वजों को सैन्य सेवा के बदले सोना खान की जमींदारी दी थी, जो बाद में हम देखेंगे दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था वीर नारायण सिंह। इनके पूर्वजों को इन्होंने क्या किया था, वारेंद्र शाह ने उनके सैनिक सेवा के बदले, ठीक है, सैन्य सेवा के बदले वीर नारायण सिंह के पूर्वज जो है ये सैन्य सेवा करते थे वारेंद्र शाह के यहाँ, तो इनकी सैन्य सेवा के बदले इनकी सेवा के बदले इन्होंने क्या किया था, सोना खान की जमींदारी जो है भेंट दी थी। तब से लेकर आज तक, मतलब तब से लेकर 1857 तक इन्होंने सोना खान की जमींदारी वीर नारायण सिंह के पूर्वजों को प्राप्त थी। और फिर बाद में 1857 का क्रांति होगा, इसमें फिर इन्होंने ये वीर नारायण सिंह का क्या रहेगा, विद्रोह करेगा जी, ठीक है। तो ये हो गया है आपका वारेंद्र शाह बाहर शाह 15वीं शताब्दी के अंत से, यानी लगभग 1480 ईस्वी से लेकर 1544 ईस्वी तक इन्होंने वारेंद्र शाह ने शासन किया था। देखिए दोस्तों, रतनपुर के जो कलचुरी वंश है, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का इतिहास को जानेंगे, या इससे पहले हम ये देखेंगे कि रतनपुर के जो कलचुरी वंश में है कितने भागों में बटा हुआ है, या यानी हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश है वे विभिन्न पार्टों में बटा हुआ है। जैसे रतनपुर के कलचुरी वंश, जैसे अभी अब हम पढ़ रहे हैं, उनका रायपुर का भी कलचुरी वंश है, ठीक है, रायपुर का भी कलचुरी वंश विभिन्न पार्टों में बटा हुआ है मित्रों। तो हम ये अभी वर्तमान में देख रहे हैं रतनपुर के कलचुरी वंश, ठीक है, वारेंद्र शाह से लेकर आपका मोहन सिंह तक अध्ययन करेंगे। तो उसमें दूसरा आपका शासक का नाम आता है कल्याण शाह। कल्याण शाह 1544 से 1581 ईस्वी तक। कल्याण शाह, आप देखिए वारेंद्र शाह ने कब तक शासन किया था, 1544 तक शासन किया था। फिर 1544 से क्या आ जाएगा, 1581 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया कल्याण शाह। ये इनके पुत्र थे, ठीक है, वारेंद्र शाह के पुत्र थे। तो कल्याण शाह ने रतनपुर में 1544 से 1581 तक शासन किया था, ठीक है, 1581 तक शासन किया था मित्रों। कल्याण शाह ने 1544 से वारेंद्र शाह के बाद इन्होंने शासन संभाला, तो 1544 से 1581 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसने क्या किया था, किले में श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था, जो इनका मतलब किले था, जो कल्याण शाह के जो इनके किले थे, इसमें इन्होंने क्या किया था, श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जगन्नाथ स्वामी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था इन्होंने, यानी निर्माण करवाया था, स्थापना करवाई थी इन्होंने। इसमें जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी इन्होंने अपने किले में, ठीक है। अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है
कि कल्याण साय मुगल सम्राट अकबर के समकालीन था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कल्याण साय मुगलों के किस बादशाह के समकालीन थे, या किसके मुगल शासक के कौन से ऐसे मुगल बादशाह, कौन से ऐसे रतनपुर कलचुरी शासक है जो मुगल बादशाह के समकालीन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन जो बन सकता है। तो मित्रों, तो ये जो कल्याण साय है वह मुगल जो बादशाह थे, मुगल जो सम्राट थे, मुगल जो राजा थे, वे अकबर के समकालीन था। इसने क्या किया था तथा उसके दरबार में 8 साल तक रहा। जो कल्याण साय है ना मित्रों, ये अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक व्यतीत किए थे। किंतु तुझके जहांगीर एवं कल्याण साय की वीर गाथा गोपल्लक गीत के अनुसार कल्याण साय जहांगीर के राज दरबार में 8 साल तक रहा था। देखिए इसमें मतभेद है कि इसमें सॉरी इसमें ये बताया गया है कि कुछ मतभेद हैं, लेकिन ये बात श्योर है कि कल्याण साय मुगलों के अधीन थे, मुगलों के दरबार में व्यतीत किए थे। या तो ये हो सकता है कि वे अकबर थे या फिर जहांगीर थे। जहांगीर के प्रमाण के रूप में कहते हैं कि जो तुजुक जहांगीरें हैं, तुजुके जहांगीरी एवं कल्याण साय के जो खुद की वीर गाथा उनकी आत्मकथा है गोपल्ला गीत। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि बार बार आता ही है। गोपल्ला गीत किसकी है, तो कल्याण साय की है। ठीक है, तो गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय ने अकबर के दरबार में न रह करके, किनके दरबार में रहे थे, उनके जो पुत्र थे जहांगीर के राज दरबार में 8 साल तक रहा था। तो उसकी जहांगीरी में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शनिवार 25वां खुरदार मेरी भाग्यशाली पुत्र परवेज इलाहाबाद के से आया। उसने रतनपुर के जमींदार कल्याण साय को यहाँ पेश किया, जिसके विरुद्ध मेरे पुत्र ने सेना भेजी थी। किंतु नजराने के तौर पर कल्याण साय ने 80 हाथी एवं 1 लाख रुपए भेंट में अर्पित कर दिया। यानी इस प्रकार से ये जहांगीर के शासन से संबंधित जो भी जानकारी है, जो उनकी जो आत्मकथा है तुझके जहांगीरी, इस पर स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है। तो ये बात सही होगा दोस्तों कि ये मुख्य रूप से किनके समकालीन थे, जहांगीर के ही समकालीन थे। और उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये इन्होंने कल्याण साय ने उनसे जब भेंट किया जहांगीर से, तो उन्होंने नजराने के तौर पर 80 हाथी एवं 1 लाख रुपया भेंट भी इन्होंने क्या किया था, अर्पित किया था। इस प्रकार मित्रों इन्होंने क्या किया था, अधीनता स्वीकार कर लिया था कल्याण साय ने मुगलों की। कल्याण साय ने एक राजस्व पुस्तिका तैयार की थी। देखिए दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है कि राजस्व कौन से ऐसे कौन से ऐसे कलचुरी शासक है जिन्होंने राजस्व पुस्तिका जो है संग्रहित की थी या राजस्व पुस्तिका को तैयार की थी। तो ये आएगा कल्याण साय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कल्याण साय ने एक राजस्व पुस्तिका तैयार भी की थी। इस जमाबंदी प्रणाली में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व एवं सैन्य बल की जानकारी मिलती है, जो कि अकबर के पूर्व की विकसित राजस्व व्यवस्था थी। यानी जो राजस्व पुस्तिका में क्या मिलता है, हर चीज़ की जानकारी इसमें दी गई है मित्रों। जमाबंदी प्रणाली में उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व एवं सैन्य बल की भी जानकारी मिलती है इसमें। और इसके मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि अकबर के पूर्व की जो विशिष्ट राजस्व व्यवस्था थी, इनके बारे में पूरा जानकारी जो है कल्याण साय के जो राजस्व पुस्तिका एवं जमाबंदी प्रणाली में हमें देखने को मिलती है। कल्याण साय की इस राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म ने सन 1868 ईस्वी में रतनपुर और रायपुर को 18 गढ़ों में बांटा था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बन जाता है मित्रों कि इन्होंने क्या किया, कल्याण साय की इस राजस्व पुस्तिका को ही आधार मानकर, जो कल्याण साय ने जो राजस्व से संबंधित राजस्व पुस्तिका तैयार करवाई थी, इसी को आधार मानकर बिलासपुर के जो प्रथम अंग्रेज जो बंदोबस्त अधिकारी थे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे, मिस्टर चिसम, इन्होंने क्या किया था, 1868 ईस्वी में रतनपुर और रायपुर को 18 गढ़ों में बांटा था। तो इनका जो 18 गढ़ों में बांटने का जो उनका ध्येय किनको जाता है मित्रों, कल्याण साय को, क्योंकि कल्याण साय से प्रभावित होकर के, उनकी राजस्व पुस्तिका से प्रभावित होकर के मिस्टर चिसम ने रतनपुर और रायपुर को 18 गढ़ों में विभाजित किया था, बांटा था। कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय या जगमोहन साय
अदली साय, रणजीत साय इतने भी शासक हुए हैं मित्रों। इसके अलावा इसी बीच में कुमुद या मुकुंदर साय भी हुए हैं, राय भी हुए हैं। लेकिन ये यानी कल्याण साय के बाद बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इनका शासक बनेंगे मित्रों ये लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय। तो आगे है मित्रों आपका तखत सी, ठीक है। ठीक है मित्रों, तो तखत सिंह ने शासन किया था 1685 से 1689 ईस्वी तक। यानी जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, कल्याण सिंह के बहुत सारे पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र थे राजा रणजीत साय। तो राजा रणजीत साय के 3 पुत्र थे मित्रों, ठीक है। एक है आपका तखत सिंह, दूसरा है सिरदार सिंह और तीसरा है रघुनाथ सिंह। राजा रणजीत साय के 3 पुत्र थे, तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, ठीक है। तखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, जिसने सबसे पहले 1685 ईस्वी में तखत सिंह राजा बना। जिसमें जितने भी 3 शासक थे, 3 पुत्र थे, तो राजा कल आपका रणजीत साय के इसमें से जो प्रथम पुत्र थे तखत सिंह, इन्होंने 1685 ईस्वी में शासन बना। यानी 17वीं शताब्दी के अंत में तखत सिंह ने तखतपुर की स्थापना की थी। यही जो तखत सिंह है मित्रों, जिन्होंने आपका बिलासपुर की एक जो है तहसील तखतपुर की स्थापना करवाया था। यही तखत सिंह है जिन्होंने तखतपुर की स्थापना की थी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद राज सिंह 1689 से 1712 शासन करेगा। राज सिंह कब से कब तक शासन करेगा? 1689 से 1712 ईस्वी तक। तखत सिंह ने शासन किया 1685 से 1689 ईस्वी तक, और फिर राज सिंह शासन करेगा 1689 से 1712 ईस्वी तक। इसने अब हम देखेंगे मित्रों कि राज सिंह ने क्या क्या कार्य किया। तो राज सिंह ने राजपुर, वर्तमान जूना शहर, तखतपुर के निकट शहर बसाया और वहाँ रहने लगा। यही राज सिंह ने ही जो क्या किया था, राजपुर शहर की स्थापना की थी मित्रों। वर्तमान जूना शहर रतनपुर के निकट है ये राजपुर, ठीक है। यहाँ इन्होंने निवास भी किया। अब देखिए, राज सिंह औरंगजेब के समकालीन थे। 1689 से 1712 ईस्वी तक। औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी में हुई। तो ये औरंगजेब के समकालीन थे ही, स्पष्ट रूप से पता चलता है, ठीक है, कि राज सिंह औरंगजेब का समकालीन था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि गोपाल चंद्र मिश्र थे। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके राज दरबार में कौन से कवि रहते थे? गोपाल चंद्र मिश्र। अब इन्होंने गोपाल चंद्र मिश्र ने ही क्या किया था, खूब तमाशा के ग्रंथ की रचना की थी मित्रों, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। जो गोपाल चंद्र मिश्र की ही रचना है खूब तमाशा। अभी गोपाल चंद्र मिश्र किसके समकालीन थे? तो राज सिंह के समकालीन थे। इनके दरबारी कवि थे, इनके राज दरबार के प्रसिद्ध कवि थे मित्रों। राज सिंह के राज दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। आप उनका नाम आएगा आपका गोपाल चंद्र मिश्र। और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तिका रचना है खूब तमाशा, इसमें हमें छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का भी निर्माण करवाया था मित्रों। किस महल का निर्माण करवाया था? राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था। राज सिंह का पुत्र विश्वनाथ सिंह था, ठीक है। राज सिंह के एक ही पुत्र थे, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह की मृत्यु होने पर राज सिंह पुत्र शोक में राजपुर छोड़कर पुनः रतनपुर में रहने लगा। देखिए, ये रतनपुर और राजपुर अलग अलग है मित्रों, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रतनपुर की स्थापना किसने करवाया था? रत्नदेव ने करवाया था मित्रों। रतनपुर के कलचुरी वंश का ही रत्नदेव है। ये जो है रतनपुर की स्थापना करवाई थी। लेकिन राजपुर की स्थापना किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था, जो
तो आपका कल जो आपका रणजीत साय के पुत्र थे, सॉरी, यह जो आपका तखत सिंह के पुत्र थे, ठीक है, राजसिंह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजपुर की स्थापना करवाया। यही इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, यही इन्होंने निवास किया था। लेकिन क्या हुआ, जो उनके एक पुत्र थे राजसिंह का, विश्वनाथ सिंह, जब इनका देहांत हो गया, जब इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्होंने इनके पुत्र शोक में इन्होंने वहाँ को छोड़ दिया, राजपुर को, और कहाँ फिर से वापस आ गए, रतनपुर आ गए। वहीं पर उन्होंने क्या किया, रहने लग गए। इस प्रकार राजसिंह के बाद अगला जो शासक बनेंगे मित्रों, आपका सिरदार सिंह। सिरदार सिंह 1713 से 1732 ईस्वी तक, ठीक है। सिरदार सिंह 1713 ईस्वी से 1732 ईस्वी तक। तो राजसिंह ने अपना उत्तराधिकारी राजपुर शाखा के मोहन सिंह को घोषित किया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो राजसिंह थे 1689 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इनके जब पुत्र थे, उनका मृत्यु हो गया विश्वनाथ सिंह का। तब इन्होंने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया, रतनपुर शाखा के, ये जो है हम देखिए रायपुर शाखा, अभी हम पढ़ रहे हैं रतनपुर शाखा के कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी वंश। तो इन्होंने क्या किया था, रायपुर शाखा के जो कलचुरी वंश थे, मोहन सिंह, इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। किसको, मोहन सिंह को। किंतु राज सिंह की आकस्मिक मृत्यु के दौरान मोहन सिंह उपस्थित नहीं था। देखिए राज सिंह की जो है अपना उत्तराधिकारी रायपुर के जो कलचुरी शासक मोहन सिंह को घोषित किया था। लेकिन क्या हुआ था, जब उनकी आकस्मिक मृत्यु गया राज सिंह का, उस समय जो उस मृत्यु के दौरान जो है, जो अपना उत्तराधिकारी जो घोषित किया था मोहन सिंह को, तो ये मोहन सिंह उस समय उपस्थित नहीं था। अतः राज सिंह ने अपना चाचा सिरदार सिंह को राजगद्दी सौंपा। अतः राज सिंह ने अपना चाचा सिरदार सिंह को राजगद्दी सौंपा, और उसके बाद सिरदार सिंह ने यहाँ 20 वर्षों तक शासन किया था। किसने, 20 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। 20 वर्षों तक शासन किया था किसने, सिरदार सिंह ने। उसके बाद आएगा रघुनाथ सिंह 1732 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक। यानी ये जो उनके चाचा जो है थे ना, ये सिरदार सिंह 20 वर्षों तक शासन तो वास्तव में नहीं कर पाया था, क्योंकि सिरदार सिंह ने संतान होने के कारण सिरदार सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका भाई जो है रघुनाथ सिंह रतनपुर का राजा बना, ठीक है, रतनपुर का राजा बना। यानी रघुनाथ सिंह 1732 से 1741 ईस्वी तक, ये महत्वपूर्ण है। रघुनाथ सिरदार सिंह नहीं है, क्योंकि ये सिरदार सिंह संतान थे। उसके बाद उसका जब मृत्यु हो गया, तब उसका जो कुछ ही समय अल्पायु समय में इनका कुछ ही समय बाद इनका मृत्यु हो गया, तब जो शासक बनेगा आपका रघुनाथ सिंह, इनका जो भाई बना रघुनाथ सिंह, इन्होंने रतनपुर में फिर क्या किया, शासन किया, ठीक है। तो रघुनाथ सिंह के शासनकाल में 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी द्वितीय प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने उड़ीसा अभियान यानी बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां से कर वसूली हेतु क्या कहते उड़ीसा अभियान किया था। इसी दौरान रतनपुर पर अधिकार करने हेतु आक्रमण कर दिया। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं आपको मित्रों, कि रघुनाथ जी जो 1732 से 1741 तक जब इन्होंने शासन किया, तो इनके ही शासनकाल में क्या हुआ, 1741 में इनके रघुनाथ सिंह के शासनकाल की अंतिम अवस्था में 1741 ईस्वी में जो भोसला शासक था, है ना जी, जो भोसला शासक था रघुजी प्रथम, इनके जो सेनापति थे भास्कर पंत, इन्होंने उड़ीसा अभियान किया हुआ था। किसने, भास्कर पंत ने। किनके सेनापति था, रघुजी प्रथम के सेनापति था भास्कर पंत। इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा अभियान हेतु उड़ीसा अभियान किया था। उड़ीसा में आक्रमण करने के लिए अभियान आरंभ किया, क्योंकि जो उस समय जो बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खां था, ये जो है कर जो है नहीं देते थे। इसको कर वसूल करने हेतु बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां से उड़ीसा अभियान करना पड़ा। किसको, भास्कर पंत को, यानी
जो भोसला जो शासक था रघुजी प्रथम के जो सेनापति भास्कर पंत को इस अभियान को करना पड़ा था। तो इसी अभियान के अंतर्गत, इसी अभियान के ही दौरान उन्होंने क्या किया था, रतनपुर पर अधिकार करने हेतु आक्रमण कर दिया। ठीक है, जो उस समय शासक कौन था भाई, तो रघुनाथ सिंह था। अब ये वृद्ध हो चला था रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो वह वृद्ध रघुनाथ सिंह अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के शोक से पीड़ित था। ठीक है, अब जब ये आक्रमण किया तब इनके पुत्र मारा गया। ठीक है, रघुनाथ सिंह का एकमात्र पुत्र था, ये भी मारा गया। तब पुत्र मोह से बहुत पीड़ित हो गया। शासन की दुर्बलता एवं कोई सुदृढ़ सेना नहीं होने के कारण रघुनाथ सिंह ने भोसला सेनापति भास्कर पंत के समक्ष बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। जब इनके पुत्र की जब मृत्यु हो गई तब इनके जो है इनकी शक्ति कमज़ोर हो गई, और यानी ये एक प्रकार से निसहाय हो गया। ठीक है, और जो है ना इन्होंने क्या किया, बिना युद्ध लड़े ही ये भास्कर पंत के समक्ष, यानी रघुनाथ सिंह के जो सेनापति थे भास्कर पंत के समक्ष जो है इन्होंने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया तथा अपने राज्य की बची खुशी, शक्ति, धन या प्रतिष्ठा को आत्मसमर्पित कर दिया। यानी ये पूर्ण रूप से भास्कर पंत के अधीन हो गया। ठीक है, कि भाई आप जो भी कर सकते हैं करिए, अब हम युद्ध जो है नहीं लड़ेंगे। ठीक है, भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य के निवासियों से 1 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर लिया। जो रघुजी प्रथम के जो सेनापति था, हाँ जी, भोसला सेनापति था, भास्कर पंत ने क्या किया, इसके ये युद्ध तो जीत लिया था क्योंकि रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध करे आत्मसमर्पण कर दिया था। तो रतनपुर राज्य के निवासियों से इन्होंने क्या किया, भास्कर पंत ने 1 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर लिया तथा राजकोष का धन, जितना भी धन था, धन संपत्ति थी, उसको उन्होंने जब्त कर लिया। ठीक है, रघु जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को रतनपुर पर शासन करने का अधिकार दे दिया। यानी फिर से भोसला सेनापति था भास्कर पंत, इन्होंने 1 लाख रुपये राजस्व, 1 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किया। इसके अलावा इन्होंने रतनपुर में जो भी भास्कर पंत के जो आपका क्या बोलते हैं राजकोष था, उसको पूरी तरह को लूट लिया। और उसके बाद फिर लूटने के बाद क्या किया, इन्होंने फिर से रघुनाथ सिंह को अपने प्रतिनिधि के रूप में, यानी भोसला सेनापति ने क्या किया, जो अपने राजा रघुजी प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में जो है रतनपुर में ही फिर से किसको नियुक्त कर दिया, रघुनाथ सिंह को ही शासक नियुक्त कर दिया तथा रतनपुर में राज्य की देखभाल हेतु मराठा प्रतिनिधि कुली नगीर को नियुक्त किया। ठीक है, अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया इन्होंने। प्रतिनिधि किसको नियुक्त कर दिया, राज्य किसको नियुक्त कर दिया भाई, फिर से उनको राज्य दे दिया रघुनाथ सिंह को अपने नियंत्रण में रह करके, और अपना एक प्रतिनिधि वहाँ नियुक्त कर दिया। एक प्रकार उनका मराठा प्रतिनिधि का नाम था कुली नगीर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये मराठा प्रतिनिधि था कुली नगीर, इसको नियुक्त कर दिया। रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन राज्य करने वाला पहला कलचुरी शासक था। ये ध्यान दीजिए, ये भी बहुत यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कलचुरी शासक था जो मराठों के अधीन पहली बार शासन सत्ता संभाला, या मराठों के नियंत्रण में रह करके प्रथम बार शासन सत्ता प्राप्त किया। तो ये रघुनाथ सिंह थे, मराठों के अधीन राज्य करने वाला जो है प्रथम कलचुरी शासक था रघुनाथ सिंह। ठीक है, इस प्रकार मित्रों, इस प्रकार 1741 ईस्वी तक रतनपुर में मराठों का शासन अप्रत्यक्ष रूप से आरंभ हुआ तथा प्राचीन हैहय वंश का पतन हो गया। जो प्राचीन जो कलचुरी वंश था, हैहय वंश था, इनका पतन हो गया और 1741 ईस्वी से रतनपुर में मराठों का शासन जो है प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चलना जो है आरंभ हो गया, क्योंकि भास्कर पंत ने रतनपुर को जीत लिया था। रघुनाथ सिंह ने क्या किया था, उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उनके एकमात्र जो पुत्र थे, जब उनका मृत्यु हो गया तो यह सहायक होकर के बिना युद्ध करे ही रघुनाथ सिंह ने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पित कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध के हर जाने के रूप में 1 लाख रुपये लिया और राजकोष को जब्त कर लिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने रघुजी प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में फिर से उसको शासन सौंप दिया रघुनाथ सिंह को। और इसके अलावा रतनपुर के प्रतिनिधि रतनपुर और राज्य की देखभाल के लिए मराठा प्रतिनिधि भी उन्होंने नियुक्त कर दिया, जिनका नाम था कुली नगीर। ठीक है,
इस प्रकार उन्होंने क्या किया, यानी इस प्रकार जो रघुनाथ सिंह था ये मराठों के नियंत्रण में रह करके जो है शासन करना स्वीकार कर लिया। मराठों के नियंत्रण में ही अधीन राज्य करने वाला ये जो प्रथम कलचुरी शासक था। ठीक है, यानी इस प्रकार से जैसे ही मराठों ने इस पर आक्रमण किया, उनको जीत लिया, और तो ये है वंश का पतन हो गया। और फिर से यानी एक प्रकार से रतनपुर में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया। प्रत्यक्ष तो नहीं, क्योंकि यहाँ शासक ने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया, लेकिन रघुनाथ सिंह को फिर से शासन सत्ता तो सौंप दिया। लेकिन अब ये शासन सत्ता सौंप करेगा किनके अधीन रह करके, मराठों के अधीन रह करके जो शासन सत्ता संभालेगा। ठीक है मित्रों, अब लास्ट बचा है आपका मोहन सिंह 1747 से 1758 ईस्वी तक। 1747 से 1758 ईस्वी तक तो रघुनाथ सिंह के पश्चात मराठों ने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को रतनपुर का शासक नियुक्त किया। ठीक है, रघुनाथ सिंह के पश्चात मराठों ने, देखिए मोहन सिंह 1747 से 1758 ईस्वी तक, तो रघुनाथ सिंह के पश्चात मराठों ने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को रतनपुर का शासक नियुक्त किया। ठीक है, मोहन सिंह को फिर से अब शासक नियुक्त कर दिया। कौन था ये? रायपुर शाखा के मोहन सिंह था। मोहन सिंह और मराठों के संबंध अच्छे थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, मोहन सिंह को क्या किया भाई, यहाँ के रतनपुर का शासक सत्ता सौंप दिया। 1757 ईस्वी में मोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात रघुजी प्रथम के पुत्र बिम्बाजी भोसले ने 1758 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से राज्य किया। यहाँ देखिए मित्रों, ये जो बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में क्या किया था, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली लागू की थी। और नागपुर को छोड़ करके, मराठा जो केंद्र था नागपुर, भोसला केंद्र था नागपुर, उसको छोड़ करके इन्होंने रतनपुर में शासन करना आरंभ किया और रतनपुर में ही ये आकर बस गए। ठीक है, क्योंकि 1757 ईस्वी में मोहन सिंह की मृत्यु हो गया, तो उस समय अब मोहन सिंह को इन्होंने क्या किया था, मराठा प्रतिनिधि बना करके भेजा था। यहाँ ये मराठा प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहे थे रतनपुर में। लेकिन क्या हुआ, 1757 में जब रतन मोहन सिंह की मृत्यु हो गया, तो रघुजी प्रथम ने क्या किया, अपने जो पुत्र था बिम्बाजी भोसले को यहाँ का उन्होंने प्रतिनिधि राजा बना दिया, राजा अधीन शासन राजा बना दिया। लेकिन उन्होंने बिम्बाजी भोसले ने प्लानिंग बनाया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हमें वहाँ ही रह करके रतनपुर को व्यवस्थित संचालित करें। इसी उद्देश्य से बिम्बाजी भोसले ने 1758 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के में आकर के यहाँ रह करके राज्य करना आरंभ किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर के कलचुरी वंश है, यहाँ जो है रतनपुर में जो है मराठों ने अब बिम्बाजी भोसले के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो है इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मित्रों, ये आपका आज कंप्लीट हो गया ये टॉपिक, रतनपुर का कलचुरी वंश। ठीक है, जो आपका कल्याण शाह से लेकर के वाहरेंद्र शाह से लेकर के मोहन सिंह तक थे। और मोहन सिंह के बाद अंतिम जो शासक बन जाएगा, क्योंकि बिम्बाजी जो आपका रघुजी प्रथम के जो पुत्र थे बिम्बाजी भोसले, इन्होंने जो है शासन करेगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष शासन किसने किया था जी? अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया था रघुजी प्रथम ने। ठीक है, रघुजी प्रथम ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था, क्योंकि उनके प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था रघुनाथ सिंह का। लेकिन जब मोहन सिंह रघुनाथ सिंह का प्रतिनिधि नियुक्त किया, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मोहन सिंह भी इनके प्रतिनिधि थे। लेकिन बाद में जब मोहन सिंह की मृत्यु 1757 में हो गई, तो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बिम्बाजी भोसले ने शासन करना यहाँ आरंभ किया। इस प्रकार रतनपुर जो कलचुरी वंश जो इतिहास है वंश से लेकर के जो है आपका मराठों के शासन का प्रत्यक्ष रूप तक जो है चला, प्रत्यक्ष शासन तक चला। इस प्रकार मित्रों धन्यवाद, और हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद।